खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। यूपी सरकार कोरोना काल में किसानों की मदद को आगे आई है, किसानों की मदद के लिए आगे आई है। किसानों को का लोन और उनकी मदद लगातार यूपी सरकार कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 14 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपए देने की कार्रवाई पहले चरण में हुई है। यूपी में 2 करोड़ 34 लाख किसानों को 2-2 बार सहायता प्राप्त हो चुकी है। 4,22,000 करोड़ का किसानों ने लोन लिया था। किसानों को इसमें छूट दी जाएगी। ये किसानों को राहत देगा। किसान इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। और क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। लगभग 14 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इस कोरोना संकट के दौरान 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ हर किसान को अतिरिक्त सहायता देने की कार्रवाई पहले चरण में हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 34 लाख किसान को 2-2 बार ये सहायता प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही देश के जिन किसानों ने बैंकों से लोन लिया था, ये लोन की राशि 4,22,000 करोड़ रुपए की बनती है। इसमें जो एक छूट की व्यवस्था समय के अनुरूप देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है। खासतौर पर मोराटोरियम में व्यवस्था दी जा रही है। यह उन करोड़ों किसानों को राहत देगा जो किसान इस समय इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहा है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 4 हत्याओं का कातिल मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक व्यापारी का बेटा ही है। पुलिस के मुताबिक ये सौदा 8 लाख रुपए में तय हुआ था। वहीं पुलिस ने व्यापारी के बेटे आतिश और उसके एक साथी को अनुज श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आपको बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया था। एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक व्यापारी तुलसीदास, उनकी पत्नी, बेटी और बहू की हत्या हुई है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए बताया कि 4 हत्याओं का वारदात देने वाला कोई और नहीं बल्कि व्यापारी तुलसीदास का बेटा ही है। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार की हत्या करने वाला मास्टरमाइंड बेटा गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। धूमनगंज इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके बाद परिवार की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि परिवार का बेटा ही है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से देखा जाए 4 लोगों की एक ही परिवार में हत्या हुई और जिसके बाद जब सारी जानकारी मिली तो बेटा ही हत्यारा निकला। बिल्कुल, जो एक कल हत्या प्रयागराज में हुई है, शुरुआती दौर में चूंकि जब पुलिस जांच नहीं कर रही थी तब कई लोगों पे शक की सुई घूम रही थी, लेकिन जांच के दौरान बातें निकल कर के आई कि हत्यारा कोई और नहीं उनका बेटा है और बेटा का किसी महिला से अवैध संबंध था जिसका परिवार वालों ने विरोध किया, जिसके बाद वो अपने जो भी परिवार के सदस्य थे उनमें उस मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पे परिवार के लोगों के साथ मिल करके मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? बेटे के साथ कुछ और लोग भी मिले थे क्या? बिल्कुल, बेटे के साथ जो उसके साथी ऐसी बात सामने आ रही है। पुलिस लगातार कुछ गिरफ्तारियां की हैं, उससे जुड़े और लोगों को लगातार तफ्तीश कर रही है।
पुलिस कल जब प्रारंभिक जांच शुरू की थी तो कई बातें खुल करके सामने आई। पुलिस लगातार जो बेटे के साथी थे उनको भी एक साथी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि और कौन कौन लोग थे उसको भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो मुख्य किरदार की भूमिका था वो बेटा ही निकला और पुलिस लगातार उससे और कड़ी पूछताछ के बाद जो पूरी और मामले है और क्या कारण था इसके अलावा अवैध संबंध के अलावा उसकी भी हर पहलू पे जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन से कुछ बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ कहना है? देखिए, जब मैंने पुलिस प्रशासन से वहाँ के एडीजी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि बेटा ही मुख्य किरदार हत्यारा है और एक महिला के अवैध संबंधों को लेकर के पूरा प्रकरण सामने आया, जिसमें अपने परिवार को अपने साथियों के साथ मिल करके उसने मौत के घाट उतार दिया है। जब पूरी जांच तफ्तीश होने के बाद ये पूरा प्रकरण आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। और वहीं दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिक लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। वीरवार को मध्य प्रदेश और यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए हादसे में कुल 14 कामगारों ने जान गंवाई, तो वहीं आज भी 2 अलग अलग हादसों में 3 की मौत हो गई है, जबकि 44 मजदूर घायल हो गए हैं। पहला हादसा जालौन जिले में हुआ। यहाँ मुंबई से 46 श्रमिकों को लेकर आ रही डीसीएम को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हैं। उधर बहराइच में 60 मजदूरों को लेकर लौट रही डीसीएम बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 30 मजदूरों को चोटें आई हैं। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने दोनों हादसों पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जालौन की, दूसरी तस्वीर है बहराइच की। जालौन में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बहराइच में भी सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई है। जब से पूरा देश लॉकडाउन हुआ है, इस तरह की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर तमाम श्रमिक अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं और वो लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। कल भी इस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई थी, जहाँ पर लगभग 6 लोगों की मौत हो गई थी इस हादसे में। लेकिन ये तस्वीर कल जिस तरह से जालौन और बहराइच, जहां पर मुंबई से कुछ श्रमिक डीसीएम में बैठकर आ रहे थे और जिसके बाद ये हादसा हुआ, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, बहराइच में 1 लोगों की मौत हो गई और तमाम लोग फिलहाल अभी लगभग 44 मजदूर ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। और जालौन से अनुज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुज, जिस तरह से देखा जाए लगातार लॉकडाउन के बाद से ये तस्वीरें इस तरह की आ रही हैं, जहां पर लगातार तमाम मजदूर हादसे का शिकार हो रहे हैं। कल भी इस तरह की घटना सामने आई और आज जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर 3 मजदूरों की मौत हो गई है और 44 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। अपडेट क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल अनन्या, बता दूं कि जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा था, जिस कारण वो अपने गृह जनपद में आने की प्रयास कर रहे हैं और अपने निजी वाहन से आ रहे हैं, वही उसी का एक नतीजा यहाँ जालौन में देखने को मिला, जहां पर एक डीसीएम में एक वाहन ने टक्कर मारी। और ये नेशनल हाईवे 27 झांसी कानपुर हाईवे माना जाता है, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें जालौन में 2 मजदूर और एक बहराइच में 1 मौत हुई है। और जो घायल मजदूर इनको राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया। एक दुखद घटना है, जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि सरकार लगातार ट्रेनों की व्यवस्था कर रही है जिससे कामगार मजदूरों को घर लाया जा सके, लेकिन प्रवासी मजदूर खुद अपनी व्यवस्था करके आ रहे हैं। अनन्या, एक निश्चित ही एक दुखद घटना है जालौन के लिए। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से आपने भी कहा, श्रमिक ट्रेनों की स्पेशल श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है और उसके बाद भी जो मजदूर हैं, कुछ मजदूर पैदल निकल रहे हैं, कुछ अपने वाहन से या किसी भी तरह घर पहुंचने की जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद तमाम ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर मजदूर हादसे का शिकार हो रहे हैं। अनुज जी, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं को अगर देखा जाए तो अगर प्रशासन किसी तरीके से इनकी और व्यवस्था करता, पुख्ता इंतजाम करता, तो ये घटनाओं को रोका जा सकता था। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जो भी अपने निजी वाहन से आ रहे हैं उनको सरकारी बसों से भी व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा
व्यवस्था की जा रही है, रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं और उन प्रवासी मजदूरों को भेजा भी जा रहा है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जो घटना हुई है, जिसमें 2 मजदूर यहाँ पर मौत हुई और 14 घायल है। सभी को बता दूं कि अभी राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में इनका इलाज चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी इनकी देखरेख में लगे हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि जो मृतक मजदूर है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अनन्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अनुज। यूपी में कोरोना वायरस महामारी के 147 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3902 पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक प्रदेश में अभी 1871 एक्टिव कोरोना केस है और 2071 लोग पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। यही नहीं, अब तक प्रदेश में 1,53,139 टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं, जिसमें से 1,47,755 नेगेटिव आए हैं। और वहीं यूपी में अब तक 86 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा मौत आगरा जिले में हुई है। आगरा में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मेरठ में अब तक 14 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में 9, कानपुर नगर में 6, फिरोजाबाद और मथुरा में 4, अलीगढ़ में 3, झांसी, गाजीबाद और गौतम बुद्ध नगर में 2, संत कबीर नगर, हापुड़, ललितपुर, प्रयागराज, एटा, मैनपुरी, बिजनौर, कानपुर देहात, अमरोहा, बरेली, बुलंदशहर, श्रीबस्ती और लखनऊ और वाराणसी में 1-1 की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के 147 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रवासी मजदूरों के घर जाने का एक वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी रोडवेज की 20,000 बसें किस दिन के लिए हैं, यदि हम विपदा के मारे इन हिंदुस्तानियों को घर भी नहीं ले जा सकते। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आपके भाषणों से, पैकेजों से इनका भरोसा टूट चुका है। ये कदम अब अपने गांव पहुंचकर ही रुकेंगे, इन्हें घर पहुंचाइए। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर उस मां के वीडियो को शेयर किया है जिसमें वो अपने बच्चे को ट्रॉली पर बैठा कर ले जा रही है। ये वीडियो आगरा का है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस महासचिव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि थके हुए कदमों से ये किसका भविष्य खींचा जा रहा है। यूपी रोडवेज की 20,000 बसें किस दिन के लिए हैं, यदि हम विपदा के बारे इन हिंदुस्तानियों को घर भी नहीं ले जा सकते। आपके भाषणों से क्या, पैकेजों से इनका भरोसा टूट चुका है। ये कदम अब अपने गांव पहुंचकर ही रुकेंगे, इन्हें घर पहुंचाइए। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कत शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को ही उठानी पड़ी है, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान भी लोग मामूली सी बात पर मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मारपीट में इन मामलों में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, वो भी जमकर लाठियां चला रही हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि किस कदर महिलाएं एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही हैं। ये वीडियो गोंडा के छपिया इलाके की बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो की जानकारी करनी शुरू कर दी है। दरअसल यहां आम तोड़ने पर कहासुनी के बाद महिलाएं आपस में भिड़ गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मारपीट में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने एक नहीं सुनी। और वहीं गोंडा में दबंगों ने कुछ लोगों की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दबंग लाठी डंडों से लैस होकर एक परिवार पर धावा बोलकर मारपीट कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला कोतवाली इलाके का है, जहां पर गांव में ही कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। गांव के ही एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जिससे नाराज होकर दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिस इस गंभीर वारदात को मामूली विवाद बता रही है। कोरोना महामारी के दौरान बुंदेलखंड के महुआ में पेयजल संकट सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आया है।
टैंकर से पानी लेने की होड़ में नागरिक सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जल संस्थान की लापरवाही के चलते नागरिक तमाम दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर पानी लेने को मजबूर हैं। महुआ के करबई में टैंकर आते ही भीड़ के साथ बड़े बड़े पाइपों को लेकर नागरिकों को देखकर हैरान हो जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान जारी शासन प्रशासन के तमाम निर्देश, सुझावों और अपील को दरकिनार कर जल्द ही पानी लेने की चाह में ये सोशल डिस्टेंस को भूलते हुए दिखाई दिए। मोहल्ले में पानी का टैंकर पहुंचाते ही लोगों की भारी भीड़ एकजुट होकर पहले पानी की चाह में एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है। पानी का टैंकर केवल 5 मिनट में खाली होकर वापस जाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान नागरिक कोरोना वायरस संक्रमण का बड़ा खतरा लेते हुए दिख रहे हैं। यूपी के औरैया में पुलिस बेलगाम हो गई है। बीजेपी सदर विधायक रमेश दिवाकर और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह ने औरैया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा है। अपनी ही सरकार में इस तरह की शिकायत करने का मामला सामने आया है। पत्र में लिखा गया है कि थाना अछलदा, अयाना और देव्यापुर की पुलिस मजलूमों की पिटाई कर रही है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का निवेदन भी दोनों बीजेपी नेताओं ने किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में पुराने कुएं से ईंट निकालने में 3 लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। किसी तरह 2 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया, जबकि गांव के लोग तीसरे की तलाश कर रहे हैं। कुएं की गहराई 40 फीट बताई गई है। प्रतापगढ़ के कंधई में पंपिंग सेट के कुएं से ईंट निकालने के लिए अंदर घुसे 3 व्यक्ति मिट्टी के नीचे दब गए। इसकी जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देते हुए कुएं से लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आम के बाग में तेंदुए दिखने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को दी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग और ग्रामीणों ने तेंदुओं को दबोच लिया, लेकिन अभी भी तेंदुओं का दूसरा साथी बाग में ही छिपा है, जिसकी वजह से बाग मालिक और इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने दूसरे बाग की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि गाँव में आम के बाग में तेंदुए दिखाई दिए थे, जिससे सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की टीम को दी। सूचना पाकर वन विभाग और रजबपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद दोनों तेंदुओं की घेराबंदी की गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अमरोहा की ये तस्वीरें हैं। तेंदुआ दिखने से अफरा तफरी गांव में मच गई और जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद इस तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। और वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज तड़के खोल दिए गए। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। लॉकडाउन के चलते इस मौके पर बद्रीनाथ में कोई मौजूद नहीं है, महज गिनती के ही लोग मंदिर में देखे गए। पूरे विधि विधान के साथ आज तड़के 4:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, धर्माधिकारी समेत मंदिर से जुड़े 28 लोग ही शामिल थे। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर को फूलों की माला से सजाया गया था। वेद मंत्रों के पाठ के साथ भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह के द्वार खोले गए हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नबूदरी ने गर्भगृह में भगवान की पूजा की और उसके बाद एक एक कर बाकी लोगों ने दर्शन किए। इससे पहले टिहरी के दरबार में हुई मंत्रणा के बाद 30 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की कोहराम की वजह से बद्रीनाथ धाम से जुड़े बोर्ड की बैठक में कपाट खोलने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से कपाट खोलने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों जगहों पर रास्तों पर जमी बर्फ हटा ली गई थी। इसके लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए मजदूरों को बर्फ हटाने के काम के लिए पहुंचाया था। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर ये बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।